तो वो तिब्बत में 1959 से पहले वो अपने समर्थकों के साथ में इंडिया में आ गए और भारत ने उनको शरण दी 1959 में। यानी वो रिफ्यूजी बन करके आए और हमने उनको क्या बोल दिया, शरण दे दी। और हिमाचल प्रदेश में हमने उनको एक जगह दे दी, मैक्लोडगंज, जिसको आप धर्मशाला के नाम से भी जानते हैं। क्रिकेट का बड़ा चर्चित स्टेडियम है वहां पर, एचपीएस से। जानते ना ये सारी बातें? तो आप कहेंगे जी भी बिल्कुल ठीक बात है। तो रोहिंग्या बांग्लादेश से आए सारे साथियों ने लिखा। तो शरणार्थी समझ गए, शरणार्थी कौन होते हैं? जो बाहर के देशों में वहां की किसी भी परिस्थिति के चलते हुए वहां से पलायन कर दें, वहां से पलायन कर दें। जैसे श्रीलंका से भी हमारे देश में लोग आए थे। श्रीलंका में एक आतंकी संगठन था, लिट्टे, लिबरेशंस ऑफ टाइगर्स तमिल ईलम। तो लिट्टे उसका प्रमुख हुआ करता था, सैन्य प्रभाकरण। तो उसने वहां पर जब आतंक फैलाया श्रीलंका में, तो बहुत सारे लोग श्रीलंका से कहां आ गए? भारत। और भारत सरकार से आकर के उन्होंने मदद मांगी। उसी एक एक्शन के चलते हुए हम अपने प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को गंवाना पड़ा था। इन सब मुद्दों पे हम आगे चल के बात करेंगे। अच्छा, तो जो शरणार्थी होते हैं, शरणार्थी एक तो होते हैं साथ ही आपका स्थायी, यानी कि जैसे दलाई लामा जी का उदाहरण मैंने दिया। स्थायी का मतलब परमानेंट, कि यहीं आएंगे शरण मांगने और फिर यहीं बस जाएंगे, परमानेंट हो गए। एक होते हैं कुछ समय के लिए आए और वापस चले गए, उनको क्या बोलते हैं हम? जो वापस चले जाते हैं, अस्थायी। या भारत सरकार ने बोल दिया कि भाई नहीं, आप यहां नहीं रुक सकते हैं, ऐसे को हम बोलेंगे टेम्पररी। टेम्पररी, ठीक है। तो हमारे नोटिस में नागरिक भी हैं देश में, कौन है? विदेशी भी नोटिस में। भाई विदेशी कोई आएगा तो वीजा लेके आएगा ना देश में घूमने के लिए। जैसे मान के चलो पढ़ाई का वीजा हो गया आपका, व्यापार करने के लिए कोई व्यक्ति आ सकता है हमारे देश में। तो वो हमारे अपने जो होम मिनिस्ट्री है, यानी कि भारत सरकार या केंद्र सरकार को पता होता है कि कौन व्यक्ति हमारे देश में आया है। लेकिन एक व्यक्ति होते हैं आपका अवैध प्रवासी, जिनके बारे में जानकारी ही नहीं होती कि ये आए कैसे हैं। अवैध प्रवासी, अवैध प्रवासी का मतलब होता है इलीगल इमिग्रेंट्स। इलीगल इमिग्रेंट्स। देखो इंग्लिश के वर्ड्स को लिखा करो, क्योंकि आपके लिए तो एक पार्ट भी एसएससी का जो भी एग्जाम साथी देंगे उनके लिए तो इंग्लिश ही एक सब्जेक्ट है। तो अपनी इंग्लिश पर कमांड बनाने के लिए सबसे अच्छा वे है कि आप उसको दोनों लैंग्वेज में पढ़ें। तो इलीगल इमिग्रेंट्स का मतलब क्या है? देखो नागरिक, हमारे बारे में भारत सरकार के पास डेटा है या नहीं है? जी भैया, हम रजिस्टर्ड हैं, आपके पास आधार कार्ड के थ्रू आप भारत सरकार को जानकारी है। जनगणना सेंसस के थ्रू हमको उन्होंने काउंट किया हुआ है। विदेशी लोग वीजा लेकर के, परमिशन लेकर के आते हैं, किस तरह से आते हैं उन सब बारे में बात करेंगे। शरणार्थी जिन्होंने भारत सरकार से मांग करी, ये भी भारत सरकार की साथी नजरों में थे। लेकिन मुझे बताइए, क्या अवैध प्रवासी, इन पर भारतीयों की नजर होती है? और सीएए में जो इस समय पर इतना बड़ा आप लोगों ने देश में देखा होगा, उसके विरोध में आंदोलन हुए, उसमें एक बिंदु हमारा अवैध प्रवासी भी आएगा कि अवैध प्रवासियों के जो साथी संशोधन किया गया वहां पर, अवैध प्रवासियों की नागरिकता संबंधी संशोधन जो किए गए, क्यों वो विवाद का कारण बने। तो अवैध प्रवासी शब्द समझ में आया? जो फेक डॉक्यूमेंट्स से भारत में आ जाए, या तो फर्जी तरीके से या बिना बताए आ जाए। जैसे समुद्र के रास्ते कोई आ गया और पता ही नहीं चला, ठीक है, या आपका फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए उसने अपने और इंडिया में आ गया। और अभी क्या है उसका, एक टाइम के लिए आया था। भाई वीजा जो अलॉट होता है वो एक टाइम के लिए होता है कि भाई आप स्टूडेंट वीजा पे आए हैं, ठीक है, 3 साल बाद अपनी पढ़ाई आप पूरी करके वापस चले जाएंगे। लेकिन उसके 3 साल क्या, उसको 5 साल हो चुके हैं और भारत में रह रहा है। तो वो भी किस में है? यानी कि जो फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए एंटर हुआ हो, या फिर उसके जो डॉक्यूमेंट्स वैलिड भी थे और उसके डॉक्यूमेंट्स अब एक्सपायर हो चुके हैं और तब भी भारत में बना हुआ है। यानी कि किसी भी गलत गतिविधि के जरिए वो भारत में है। बात क्लियर है? छोटी सी चीजें थी कि हमारे देश में जो निवास करने वाले लोग हैं वो 4, इससे सब कवर हो जाते हैं, कोई भी व्यक्ति यहां पर बचता नहीं है। और जब ये चारों आपको पता रहेंगे, अब मजा आएगा आपको सीखने में। तो नोट करेंगे आर्टिकल 5, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 में कहा गया है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। एक एक बिंदु को बहुत ध्यान से समझना है, फिर ये आपके जहन में रहेगा हमेशा। तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप,
इन द बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के प्रारंभ से क्या मतलब होता है हमारा? प्रारंभ। मुझे बताइए, हमारे देश में संविधान किस दिन लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। तो जब कभी हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे संविधान के आरंभ में या प्रारंभ में, आरंभ और प्रारंभ में भी बड़ा अंतर होता है दोनों शब्दों में। आरंभ जब हम किसी चीज को पहली बार शुरू करते हैं, और प्रारंभ का मतलब होता है आपका जब हम चीज को एक बार खत्म करके और फिर से शुरू करते हैं। ठीक है। अब चूंकि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पहले कई बार हो चुके थे, जो आपका संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो उसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा हमने कई अधिनियम पढ़े थे कि बार बार चीजों को रिवाइज किया गया, संशोधित किया गया। 1909 पढ़ा हो, 1919 पढ़ा हो, 1935 पढ़ा हो, भारत शासन अधिनियम आपका 1947 आपने पढ़ा हो, तो ये सभी आपने पढ़े थे। जी भैया। तो यहां पर हम बात करें संविधान के प्रारंभ में, अर्थात जब हमारा संविधान लागू हुआ, वो डेट कौन सी है? 26 जनवरी 1950। इसकी बात हम कर रहे हैं। इसमें कहा गया कि संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता है वो अधिवास के आधार पर होगी। किस बात पर होगी? क्या बात कही? अधिवास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, बेसिस ऑफ डोमिसाइल। किस बात को प्रमुख कर दिया गया? डोमिसाइल को, अधिवास को। अब आप समझेंगे भैया अधिवास शब्द क्या होता है। तो देखो, अधिवास शब्द उसको कहते हैं, अधिवास शब्द उसको कहते हैं जिसके पास एक परमानेंट रेजिडेंस हो, जिसके पास एक स्थायी आवास हो, और साथ में आपका वहां पर रहने की एक इच्छा भी हो, रहने की इच्छा भी हो, विश ऑफ लिव भी हो। यानी कि अधिवास क्या हो गया? स्थायी आवास। अच्छा आप बताइए, आप में से सब लोगों का एक स्थायी आवास इस देश में है या नहीं है? आप सोचेंगे जी हाँ, स्थायी आवास का मतलब हमारा एक घर है। हम सबकी इस देश में रहने की इच्छा है या नहीं है? इच्छा है तभी तो रह रहे हैं। तो हम सबकी देश में रहने की इच्छा भी है, तो इसी को बोलते हैं हम अधिवास, यानी कि डोमिसाइल। और डोमिसाइल में क्या बात की गई? कौन कौन भारत के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो। खुद से रिलेट करके सोचना है हमेशा, और इसके बहुत सारी कंडीशंस बनेंगी। जिसका जन्म भारत में हुआ हो। हम सबका जन्म हुआ है या नहीं हुआ है? यानी हम कहेंगे हु वॉज बोर्न इन इंडिया, हु वॉज बोर्न इन इंडिया, जिसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरी कंडीशन क्या दी गई यहां पर? या करके लिखना, तभी बात समझेंगे, नहीं तो आप समझेंगे कि या का मतलब होता है और। दूसरी बात की गई यहां पर, जिनके माता या पिता में से, जिनके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो। खुद से इसको जोड़ के देखना है, भारत में जन्मा हो या उसका जन्म भारत में हुआ हो, एक ही शब्द है ये, जन्मा हो। वन ऑफ हुज ने, फिर समझेंगे इसको बहुत अच्छे से। तीसरी बात हुई, संविधान लागू होने के, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रहते हों। कहां पर रहते हों? भारत में रहते हों। संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से, यानी कि हम कह सकते हैं हैव लिव्ड इन इंडिया। ठीक है। क्योंकि हम सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत जो है रिपब्लिक हो चुका था, गणतंत्र हो चुका था। और गणतंत्र का क्या मतलब होता है? ये मैंने आपको बताया था। गणतंत्र का मतलब होता है कि जहां पर जिसका जो प्रमुख होता है वो चुना हुआ व्यक्ति होता है, और जो चुना हुआ व्यक्ति है वो किसके लिए है? आपका, जिसको हम बोलते हैं भारत का प्रथम नागरिक, अर्थात राष्ट्रपति। तो जब वही प्रथम नागरिक हैं, तो नागरिक कौन कौन होंगे इस बात के लिए फिर नागरिकता पर बात की गई। तो नागरिकता में जो सबसे पहला अनुच्छेद है वो कह रहा है कि
जब संविधान आपका लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 को, तो भारत के नागरिक कौन होंगे? जिनका जन्म भारत में हुआ हो, पहली शर्त। दूसरी बात, अगर जन्म भारत में नहीं हुआ है तो दूसरी बात की गई या करके, या, यानी कि ये नहीं है कि तीनों शर्त आपको पूरी करनी है, ये या और करके लिखना है इसको। या तो इस कंडीशन को आप पूरा करेंगे कि भाई आपका जन्म भारत में हुआ हो तो आप भारत के नागरिक हो जाएंगे, या आपके माता या पिता, माता या पिता का मतलब क्या हो गया? या तो माता या पिता, मतलब जरूरी नहीं है दोनों हो। बात क्लियर है? तीसरी बात की गई, तीसरी कंडीशन, अगर आप ये दोनों चीजें भी पूरी नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका जन्म भी भारत में नहीं हुआ है, आपके माता या पिता में से कोई एक भारत भी नहीं है, तो तीसरी बात की गई, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले तक भारत में रहते हो। यानी कि हम बात करें जैसे कि 5 वर्ष पहले कौन से हो गए, तो आप कहेंगे भैया 26 जनवरी 1945। एम आई राइट? क्या मैं सही हूं? आप कहेंगे हाँ जी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 27 जनवरी 1945 को भारत में आया हो और लगातार भारत में रह रहा हो, और 26 जनवरी 1950 को यह बात कह दी गई, यानी 27 जनवरी को उसके 5 वर्ष पूरे हो गए, चाहे वो अमेरिकन ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका एक रसियन ही क्यों ना हो, वो मुझे बताइए कि अधिकारी होगा भारत की नागरिकता का या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक बात है, यानी ये बात हमें समझ में आती है, तीनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए थी। हम सब पर क्या लागू हुई होगी कि हम सबका जन्म हुआ होगा भारत में, यानी कि हमारे पूर्वज जो हैं उस समय पर लागू हो गए और वो भारत के नागरिक हो गए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपको देखना होगा इन तीनों कंडीशन से, जरा सोचिए, क्या लगभग भारत कवर हो गया होगा इन 3 शर्तों से? क्या उस समय जो भारत में लोग रह रहे होंगे 1950 का आप सोच के देखिए, क्या इन शर्तों पर ज्यादातर लोग कवर हो गए होंगे कि भाई इस देश में, इस क्षेत्र में जितने भी लोग थे, आप कहेंगे जी हाँ, उन सबका या तो जन्म भारत में हुआ होगा, या उनके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा होगा, या ऐसे लोग जो चाह रहे थे कि भारत के नागरिक हों और भारत में आके रहने लग गए थे, या भारत का जो साथी आपका स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें भाग लिया आपका आकर के उन्होंने, मान के चलो एनी बेसेंट हुई, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, वो आयरलैंड की रहने वाली थी, एक आयरिश महिला थी, अब वो चाह रही हैं कि मुझे भारत की नागरिकता मिले, तो वो उसकी अधिकारी हो जाएंगी। बात क्लियर है? ओके, चलो भाई आगे आते हैं। दूसरी बात क्या की गई, आपने कहा कि संपूर्ण लोग कवर हो गए, लेकिन अभी भी कुछ लोग बच गए। हमारे देश का विभाजन किस डेट को हुआ था, ये मुझे बताएं। तो आप कहेंगे भैया हमारा देश आजाद हुआ, उसी को एक बेसिक डेट आप मानिए, 15 अगस्त 1947। तो जब विभाजन हुआ था तो राष्ट्र बने दो आपका, एक तो भारत और एक पाकिस्तान। मैंने आपको बताया पाकिस्तान 2 हिस्सों में था, एक तो पूर्वी पाकिस्तान था और एक पश्चिमी पाकिस्तान था। ठीक है, आज वाला जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो छोटी सी एक बात बताओ कि विभाजन के बाद में क्या हुआ कि कुछ लोग यहां से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आए। तो जब हम ही कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों को इस देश में रहना है वो भारत आ जाए, जिन्हें पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान चले जाए, तो जब हम ही उनको कॉल कर रहे हैं और हम ही बुला रहे हैं, तो उनको भारत की नागरिकता मिलेगी, हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया। यानी कि आर्टिकल 6 में यही बात की गई, भाई हम बुला रहे हैं तो नागरिकता देनी पड़ेगी। आर्टिकल 6 में एक बात की गई, जो लोग पाकिस्तान से भारत आते हैं, ठीक है, तो वे भारतीय नागरिक होंगे। उनको भी क्या मान लिया जाएगा? भारतीय नागरिक होंगे। ध्यान से समझते चले, अब इतनी बात को समझना है। यानी कि पीपल हु केम, शर्त क्या रखी गई थी एक, लेकिन यहां पर शर्तें लिखें या शर्तें लिख लें, क्योंकि एक से ज्यादा शर्त थी। तो कंडीशंस क्या थी, लेकिन शर्तें थी कि वह स्वयं या उसके माता पिता, वह स्वयं या उसके माता पिता या दादा दादी, कोई भी दादा दादी, ठीक है, अविवाहित